हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा। और आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे घर के अंदर। गर्मी से बच रहे होंगे, बारिश थोड़ी बहुत आई हुई शायद आपके आसपास कहीं ना कहीं तो आ रही होगी बारिश, तो बारिश का मजा ले रहे होगे आप। या बारिश नहीं आ रही थी खास कोई, पर कोई बात नहीं, चलता है। आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स के बारे में। बात करेंगे, कल हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे और स्टार्ट किया था हमने। 3 टाइप के डिफेक्ट आपको बताया था, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और पेन डिफेक्ट। हमें उसमें से पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। फिर पॉइंट डिफेक्ट के भी आपने टाइप्स बताए थे कि 3 तरह के डिफेक्ट में पॉइंट्स डिफेक्ट में पढ़ने होते हैं: स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसमें से हमने कल स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को स्टार्ट किया था और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर भी मैंने नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए आपको बताया था कि अगर नॉन आयनिक सॉलिड की हम बात कर रहे हैं तो नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर आपके 2 तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। और फिर आपको बता दें, अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो कुछ वैसा ही डिफेक्ट जो आपका है वो आयनिक सॉलिड में भी होता है, बस आयंस के लिए हो गया है। यहाँ पर हम नॉन आयनिक की बात करें तो आयनिक के लिए बन गया है। तो आज मैं पहले आपको उनके बारे में पढ़ाऊंगा अच्छे से कि स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड के ऊपर, वो सब बातें। उसके बाद टाइम बचेगा तो हम अगले डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइम कितना हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए आज डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले आज को पढ़ाता हूं मैं स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, किस टाइप का, इस टाइप का, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव टाइप का, अगर इस तरह का कोई सॉलिड है जैसे कि NaCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr, है ना, AgCl, तो इस तरह का अगर कोई आपके पास सॉलिड है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है जिसमें एक केटायन है और एक एनायन और चार्ज देखिए कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, तो होता क्या है, होता ये है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वो क्या होंगे, मिस होंगे, आर मिसिंग। कहां से? फ्रॉम देयर लैटिस साइट। बताया था ना लैटिस साइट क्या होता है। ठीक है, तो लैटिस साइट से अगर आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन होंगे, इक्वल क्यों कह रहा हूं इस केस में? इस केस में इक्वल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे एक तो रेशियो पे असर नहीं पड़ेगा। जिसमें आपको एग्जांपल दिया, हमारे 10 मेरे पास ए पॉजिटिव है और 10 ही मेरे पास बी नेगेटिव होंगे, है ना। तो यहां से रेशियो कितनी आती है? यहां से रेशियो 1:1 आती है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां से 2 कैटायन मिस कर देता हूं और 2 ही मैं एनायन मिस कर देता हूं, तो 8 बच गए। अब भी 8 बच गए, रेशियो भी कितनी आ रही है? 1:1, क्योंकि हम स्टोइकोमेट्री पढ़ रहे हैं भाई। स्टोइकोमेट्री इफेक्ट में स्टोइकोमेट्री पे असर नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आपके मिस होने चाहिए ताकि उससे उसकी स्टोइकोमेट्री पे कोई असर ना पड़े। पहली बात। दूसरी बात, इसका एक दूसरा रीजन भी है। इससे क्या होगा, इससे आपका सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, कोई भी चार्ज ज्यादा नहीं होगा। अभी भी चार्ज बराबर ही देखिए, पहले भी 10-10 थे, अब भी बराबर ही है, तो हर चार्ज दूसरे चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, तो उससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है किसी सॉलिड की वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये 2 रीजन आपके हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो आपके हैं वो अगर किसी लैटिस साइट से मिस हो गए हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्कॉटी डिफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे मैं आपको शो करता हूं कि ये मान लीजिए ए पॉजिटिव है, सारे के सारे इस तरीके से, ये सारे आपके ए पॉजिटिव हैं। ठीक है, और इसके बजाय हम फिर यहां पर लगा देते हैं बी नेगेटिव, तो ये आपके बी नेगेटिव हो गए। ठीक है, इस तरीके से। अब या तो इक्वल नहीं हुए ना, 3 4 5 6 3 ही हुए हमारे पास, तो और लेने पड़ेंगे हमें। ये उल्टा हो गया भाई हमारे पास, तो ठीक है, यहाँ पर हम बी नेगेटिव लेंगे और यहाँ हम ए पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई कुछ गड़बड़ तो है। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि 4-4 थे, 5-5 थे, किसी तरीके से कर लेते हैं, एक और बढ़ा देंगे तो चलो हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपको मैं मतलब सुनाता हूँ कि इक्वल नंबर क्या रहते हैं। यहां से मान लीजिए एनायन मिस कर दिया मैंने और किसी दूसरी साइड से मैंने क्या करके कैटायन हटा दिया,
तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो रेशो आती है वो भी सेम रहेगी। और इस तरह इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्कोडी डिफेक्ट बोलते हैं, जो हमें आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है और इन तरह के सॉलिड में आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल भी आप लिख सकते हो कि एग्जांपल है आपके स्कोडी डिफेक्ट के। तो आई थिंक आपको स्कोडी डिफेक्ट तो समझ में आ गया कि होता क्या। ये वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही है, जैसे आपको मैंने वैकेंसी डिफेक्ट में बताया था कि वैकेंट लैटिस साइट को छोड़ के चले जाते हैं, वैकेंट जाती है वो साइट। सेम बात यहाँ भी है कि लैटिस साइट को आयन छोड़ के चले जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन छोड़ के चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो सॉलिड में डिफेक्ट आ रहा है, ऑर्डर जो बिगड़ रहा है पार्टिकल्स का, उसको हम बोलते हैं स्कोडी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई। उसके बाद बात आती है भाई ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में आपका स्कोडी डिफेक्ट जो है वो आएगा सॉलिड के अंदर, किन कंडीशंस में स्कोडी डिफेक्ट आ सकता है। तो हमें पहले वो कंडीशंस देखनी है कि किन कंडीशंस में आपका स्कोडी डिफेक्ट जो है वो आएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है भाई, दो कंडीशंस ऐसी हैं, उन दो कंडीशंस को ध्यान में रख के आपको ये बताना है कि डिफेक्ट स्कोटी होगा कि फ्रैंकल होगा। ठीक है, वो कंडीशंस है कौन कौन सी मैं बता देता हूं आपको। दो ही कंडीशन आपकी हैं, दो ही कंडीशंस आपकी हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये डिफेक्ट सिर्फ उन्हीं सॉलिड्स में आएगा जिन सॉलिड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होगा, 6, 8, जैसे हमने NaCl का लिखा था, NaCl का 6 होता है, सिजिन क्लोराइड का 8 होता है। तो ऐसे सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई है, उस केस में स्कोडी डिफेक्ट आ सकता है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हाई होना चाहिए। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। भाई इसका दोनों का देखिए एक ही मतलब है, वैसे तो इन दोनों का वैसे एक ही मतलब है। कैसे, मैंने आपको रेडियस रेशियो रूल बताया था। देखिए अगर दोनों का डिफरेंस कम होगा तो वैल्यू नॉर्मल सी बात नियर अबाउट 1 आएगी, है ना, 0.732 बताया था मैंने, या 0.414 से 0.732 ये बताया था ना। अगर दोनों का डिफरेंस बहुत कम होगा तो दोनों नियर अबाउट 1 के हो गए, कैंसिल करेंगे तो नियर अबाउट वैल्यू 1 के आसपास रहेगी। और अगर 1 के आसपास वैल्यू रहती थी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था आपका, हाई होता था। ठीक है ना, तो यहां से दोनों बातें सेम ही तो हैं एक तरीके से। डिफरेंस कम होगा तो रेशो 1 के आसपास रहेगी, और रेशो अगर 1 के आसपास रहती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसका, हाई होता है। तो ये आपकी दो कंडीशंस हो गई। इन दो कंडीशंस के बेस पे आपको स्कोडी डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि स्कोडी डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्कोडी डिफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड, डेंसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा सॉलिड की, आप खुद सोचिए इस बात को। कल मैंने आपको बताया था डेंसिटी इफेक्ट में, पार्टिकल गायब हो गए भाई, खत्म हो गए पार्टिकल सॉलिड के अंदर से, गायब हो गए। पार्टिकल गायब होने का मतलब है कि मास कम हो गया है, मास कम हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज करती है। तो स्कोडी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, स्कोडी डिफेक्ट के अंदर आपकी डेंसिटी डिक्रीज करती है। पॉइंट लीजिएगा भाई, इन स्कोडी डिफेक्ट डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। भाई पूछ लेते हैं आपसे कि स्कोडी डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी आपकी है, डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी आपकी डिक्रीज करती है बिकॉज पार्टिकल जो है वो सॉलिड के अंदर से गायब हो गए हैं। ठीक है, अच्छा एक खास बात भाई, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, जो इनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, हल्की सी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, देखिए पहले सारे आयन अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, कोई मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया भाई कि यहाँ एक आयन था वो खाली हो गया, चला गया। यहाँ तो आयन है, यहाँ भी आयन है, लेकिन यहाँ कोई आयन नहीं है। इसी तरह यहाँ बी नेगेटिव है, यहाँ ए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ कोई आयन नहीं है मान लीजिए। ठीक है, तो होता क्या है कि इस आयन की जगह को भरने के लिए दूसरा आयन मूव करता है, फिर वहां जगह खाली क्रिएट हो गई, फिर उस आयन को जगह भरने के लिए कोई दूसरा आयन मूव करता है, तो वो जगह खाली हो गई। तो इस तरीके से आयन मूवमेंट में आ गए थोड़े से, और क्योंकि आयन थोड़ा बहुत मूवमेंट में आ गए, इस वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आयनिक सॉलिड वैसे तो सॉलिड फॉर्म में करेक्टर होते नहीं है, बिकॉज सभी आयन एक दूसरे बंधे हुए होते हैं, लेकिन जैसे उसमें डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट आने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आ जाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि वहां पर होल क्रिएट हो जाता है, इसको होल बोलते हैं, वैकेंसी बोलते हैं। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए दूसरा आयन उसकी जगह आता है,
तो वहां वोल्केट हो गया, तो आयन मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है ना, और जब चार्ज मूव करता है तो वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत स्मॉल कंडक्टिविटी शो करते हैं इस डिफेक्ट की वजह से। तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर गई, और इसी डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इसी डिफेक्ट की वजह से आपका जो सॉलिड है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन गया। शो सम स्मॉल कंडक्टिविटी, शो सम या शो स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, मतलब सेकंड इफेक्ट हो गया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा, एंट्रोपी पे, सॉलिड के एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा, रैंडमनेस पे बढ़ेगी ना पहले से। एंट्रोपी का रैंडमनेस, अब ऑर्डर खराब हो रहा है भाई, जितना ऑर्डर खराब होगा उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो इन सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करती है। तो स्पॉटेड इफेक्ट आने की वजह से एंट्रोपी में क्या होगा चेंज, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको नोट करना है कि एंट्रोपी क्या करती है आपकी, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करती है। इसके अलावा एक बहुत पॉइंट आज है इंपॉर्टेंट आपका, लैटिस एनर्जी। ये पॉइंट हो याद, कहां लिखें, इसको साफ कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, इस डिफेक्ट की वजह से लैटिस एनर्जी क्या होती है आपकी, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करती है, क्योंकि ऑर्डर नहीं है भाई। लैटिस एनर्जी होती तब है जब पार्टिकल को में ऑर्डर अरेंजमेंट लेके आएंगे। लैटिस को एनर्जी तब हम रिलीज करते हैं, देनी पड़ती है। तो अगर ऑर्डर नहीं है, जितना अच्छा ऑर्डर नहीं होती, पैकिंग अच्छी नहीं होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी हमें, ठीक है, तोड़ने के लिए। तो लैटिस एनर्जी भी क्या करती है, उसको इसमें डिक्रीज करती है। तो स्पॉटेड इफेक्ट की वजह से, ये तो बेसिकली दोनों में ऐसा होता है, फ्रैंकल जब इफेक्ट में पढ़ना है उसमें भी चीज, दोनों में तो डिसऑर्डर आ रहा है, तो लैटिस एनर्जी दोनों में डिक्रीज करती है। तो इसमें भी डिक्रीज करती है, एंट्रोपी उसमें भी डिक्रीज करेगी, इसमें भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर कॉमन है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का फैक्टर भी कॉमन ही है वैसे तो, बट इसमें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है, उसमें थोड़ी सी कम बढ़ती है। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी को स्पॉटेड इफेक्ट में क्या करती है, लैटिस एनर्जी भी आपके स्पॉटेड इफेक्ट में डिक्रीज करती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है। एक पॉइंट और है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक पॉइंट होता है, और इन डिफेक्ट की वजह से, खासकर फ्रैंकल इफेक्ट की वजह से, इसमें तो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपकी जो है वो इंक्रीज करती है स्पॉटेड इफेक्ट के अंदर। फ्रैंकल में ज्यादा करती है, स्पॉटेड में थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके स्पॉटेड इफेक्ट से रिलेटेड, जो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब शो करता है, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो सब बातें आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से फ्रैंकल इफेक्ट की। देखिए भाई, दूसरा आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, टाइप ऑफ सॉलिड तो हम वही ले रहे हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वाला केस ही ले रहे हैं मान लीजिए। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में एक तरीके से दोनों डिफेक्ट होते हैं। इसमें हमें वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है, इसमें हमें इंटरस्टिशियल साइड डिफेक्ट देखने को मिलता है। दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं इसमें। कैसे देखने को मिलते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये कैटायन है ए पॉजिटिव, फिर ये एनायन है बी नेगेटिव, फिर ये कैटायन है ए पॉजिटिव, फिर ये एनायन है बी नेगेटिव। इसी तरह फिर यहाँ बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह फिर ये लिख लेते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इस तरीके से। अब होता ये है कि जो कैटायन है, नॉर्मली कैटायन होता है, नाइन तो ये करते हैं, जो कैटायन आपके हैं, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है इसलिए बता रहा हूं, जो कैटायन आपके हैं वो कैटायन क्या करते हैं, वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के, मान लीजिए ये कैटायन है, ये अपनी लैटिस साइड को छोड़ के, मैंने कहा साइज सिंगल दिखाया होगा भाई, हालांकि साइज सिंगल होता है, छोटे होते हैं कैटायन हमारे नाइन से, तो वो क्या करते हैं, वो लैटिस साइड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो खाली हो गई, वो चला गया यहाँ से, और जो ये इंटरस्टिशियल साइड्स होती हैं यहाँ और यहाँ आके बैठ जाता है। तो देखो उसमें दोनों तरह के डिफेक्ट हो गए ना, लैटिस साइड तो खाली हो गई, वैकेंट हो गई, तो वैकेंसी डिफेक्ट आ गया, और इंटरस्टिशियल साइड पर आकर बैठ गया तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया। और एक खास बात देखो तो अभी भी कैटायन इतने ही है, एनायन इतने ही है, तो रेशो में कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी है ना। और
डेंसिटी पे क्या असर होगा, डेंसिटी तो उस पर डिक्रीज करेगी नहीं क्योंकि सेम पार्टिकल तो अभी उतनी ही। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई कि फ्रैंकल इफेक्ट में क्या होता है। फ्रैंकल इफेक्ट के अंदर जो कैटायंस आपके हैं वो आपके लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और जनरली जो है वो कैटायंस ही होते हैं जो आपको लैटिस साइड पे नहीं मिलते हैं बल्कि इंटरस्टिशियल साइड पर मिलते हैं। एनायन का साइज तो बड़ा होता है, वो इंटरस्टिशियल साइड पर नहीं आ सकते हैं, कैटायन ही आपके इंटरस्टिशियल साइड पर आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं भाई। इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि डिसलोकेट हो रहा है भाई, कैटायन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, अपनी पोजीशन को बदल चुका है बार बार, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से उसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई सम इंटरस्टिशियल साइड। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं आएगा, कहीं भी आ सकता था वो, तो मैंने सिर्फ पास के दिखाया यहाँ पे समझाने के लिए कि कुछ कैटायन ऐसे, सारे नहीं भाई, कुछ थोड़े बहुत कुछ कैटायंस ऐसे होते हैं आपके, जो कैटायंस आपके लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाते हैं और उसकी वजह से शायद सॉलिड की स्टेबिलिटी पहले से बढ़ती हो। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। होना चाहिए लैटिस साइड पे, लेकिन होता है इंटरस्टिशियल साइड पे। तो अब इसमें क्या कंडीशंस आएंगी, बिल्कुल उसका अपोजिट कर दीजिए भाई। क्या कि तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, जिन सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा उन सॉलिड के अंदर ये वाला फ्रैंकल डिफेक्ट आ सकता है, ये वाला डिफेक्ट आ सकता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, आप समझ गए होंगे, वहां पर डिफरेंस कम था तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई आ रहा था, अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मतलब लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई फ्रैंकल डिफेक्ट होने के लिए कि जिन सॉलिड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है और जिनके अंदर लार्ज डिफरेंस होता है साइज ऑफ कैटायन और एनायन में, वो आपके बेसिकली क्या शो करते हैं, बेसिकली आपके वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल जैसे आपको जिंक सल्फाइड दे सकता हूं आपको, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड में ये होता है, AgCl भी होता है, AgCl को मैंने वहां इसमें लिखा, उसमें नहीं आएगा अभी, वो उसको साफ कर लीजिएगा, AgCl इसमें आता है आपका, तो AgCl हो गया, AgI हो गया। ठीक है, तो ये सारे सॉलिड जो होते हैं आपके, सारे सॉलिड आपके फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। एक खास बात भाई, AgBr इसमें भी है और AgBr आपका स्कोटी में भी है। AgBr अकेला ऐसा एग्जांपल है जिसमें दोनों तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, स्कोटी डिफेक्ट भी हो सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जामिनर एक नंबर के अंदर, कि विच सॉलिड शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, स्कोटी भी और फ्रैंकल भी, तो आंसर होता है AgBr। तो AgBr आपका अकेला ऐसा सॉलिड है जो आपके दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर सकता है, स्कोटी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि क्या कंडीशंस में हम उसको देख रहे हैं। अगर कंडीशन बदल जाती है तो शायद उसका डिफेक्ट भी बदल जाए। एक सिचुएशन हो सकता है कि वो स्कोटी डिफेक्ट शो कर रहा हो, दूसरी सिचुएशन में शायद वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट जो शो कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। अब देखिए क्योंकि पार्टिकल तो वहीं पड़े हैं, तो इसका मतलब इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी अभी भी उतनी रहेगी। तो स्कोटी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है, लेकिन इस डिफेक्ट में डेंसिटी आपकी डिक्रीज नहीं करती है ना इंक्रीज करती है, नॉर्मली चेंज नहीं होती है। ठीक है, रैंडमनेस तो यहाँ भी बढ़ रही है, ऑर्डर तो यहाँ भी खराब हो रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी तो यहाँ भी बढ़ती ही है, दोनों केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज ही करती है। ठीक है, इसके अलावा लैटिस एनर्जी तो यहाँ भी नॉर्मल सी बात है इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी यहाँ भी इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि ऑर्डर नहीं है भाई, जितना कम ऑर्डर होगा उतनी कम एनर्जी खर्चनी पड़ेगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी आपका डिक्रीज करती है। डायरेक्टेड कांस्टेंट यहाँ भी आपका इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यहाँ भी थोड़ी सी इंक्रीज करती है। तो वो सब पॉइंट कॉमन है आपके दोनों के अंदर, स्कोटी में और फ्रैंकल में, कि दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, दोनों की आपकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, दोनों की आपकी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये सब फैक्टर कॉमन है, लेकिन बाकी डेंसिटी वाला और ये वाला फैक्टर आपके डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके दो डिफेक्ट थे, एक आपका फ्रैंकल डिफेक्ट था और एक आपका स्कोटी डिफेक्ट था, जो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, चलिए जी।
इसको करते हैं साफ। तो ज़्यादा इतनी खास लंबी चौड़ी बात ही नहीं इसके अंदर, बस लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए किस तरह का डिफेक्ट ये होता है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी हम स्टार्ट कर लेते हैं आज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी। स्टोकियोमेट्री हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब आपके हैं नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। नाम से समझ में आ गया होगा आपको कि नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होगा। अब स्टोकियोमेट्री जो है वो आपकी सेम नहीं रहेगी डिफेक्ट आने के बाद। डिफेक्ट आने के बाद आपकी जो स्टोकियोमेट्री है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इस डिफेक्ट को हम बोल रहे हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट आने के बाद सॉलिड की स्टोकियोमेट्री आपकी सेम वही नहीं रहेगी जो केमिकल फॉर्मूले में है। केमिकल फॉर्मूले की जो रेशियो है स्टोकियोमेट्री जो आ रही है वो आपकी अलग अलग हो जाएगी, और इसलिए इस डिफेक्ट को हम बोल रहे हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनती है आपकी कि जो रेशियो है आपकी कैटायंस और आयंस, खासकर आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, तो जो रेशियो है कैटायन और आयन की वो डिफरेंट हो जाती है एज कंपेयर टू देयर केमिकल फॉर्मूला, तो उसको बोल देते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट या एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिफेक्ट द रेशियो ऑफ द कैटायन और आयंस बिकम डिफरेंट देन देयर केमिकल फॉर्मूला, उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक। ये डिफेक्ट भी आपके आगे दो तीन तरह के होते हैं। अब वो दो तरह कौन से होते हैं, एक तो आपको होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक तो आपको होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, और एक आपको होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये दो तरह के डिफेक्ट आपके होते हैं, एक आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक आपका होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब आएगा, किस सिचुएशंस में आएगा, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किस सिचुएशन में आएगा, वो सिचुएशंस हम करेंगे कल के लेक्चर में। आज तो इसको कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, और उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ना है हमें, तो उसको कल ही करेंगे हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को। आज इतना काफी, आप पहले अच्छे से फ्रैंकल डिफेक्ट को, स्टोरी डिफेक्ट को पढ़िए, याद कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, और बाकी हम करेंगे कल। डिफेक्ट्स भी टाइम लगता है वैसे, उसके बाद तो टाइम लगता नहीं है इतना खास सारा, एक दो टॉपिक और छोटे छोटे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको स्टार्ट कराऊंगा, थर्ड चैप्टर, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा चैप्टर, समझने लायक चैप्टर। बहुत से बच्चों को डाउट्स होते हैं उसके अंदर, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट्स आपके मैं दूर कर पाऊँ एज ए टीचर इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिलहाल आप इसको कीजिए, कल हम करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।